आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। हमारे मसाइल में बात होगी लीडर्स की बयानबाजी की। बात होगी कि कुछ लीडर्स जानबूझ करके बयान देते हैं, जो बयान वो देते हैं उनके पीछे सोची समझी एक साजिश होती है या सियासत होती है या फिर उनका कुछ और मकसद होता है। सवाल ये भी उठेगा कि भारत माता की जय बोलना है कि नहीं बोलना है, और इस बात को लेकर के कुछ लीडर्स जो सियासत कर रहे हैं, खास तौर से मुस्लिम लीडरशिप की बात मैं कर रहा हूं, वो लीडरशिप इस तरह की सियासत क्यों कर रहे हैं, क्यों इस इशू को इतना हवा दे रहे हैं, क्यों इस इशू के ऊपर मुस्लिम तबके को भड़काने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम सवाल उठेंगे और बात ये भी होगी कि मुस्लिम तबके को क्या वाकई ही जो है वो एक अच्छा सियासी रहनुमा नहीं मिल पा रहा है, और यही वजह है कि कुछ सियासी लीडर आते हैं मुस्लिम लीडरशिप की वजह से या उसके नाम पर, और वो मुस्लिम तबके को नुकसान पहुंचाते हैं, फायदा नहीं पहुंचा पाते, या फिर ये कहा जाए कि फायदा पहुंचाने के बजाय वो उल्टा नुकसान पहुंचाते हैं मुस्लिम तबके को। बहुत सारे सवाल उठेंगे। कई खास मेहमान मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनका तारुफ मैं करा दूं। मेरे साथ है परवीन शंकर कपूर साहब, बीजेपी से आपका ताल्लुक है सर, इस्तकबाल है आपका। इनके अलावा हमारे साथ हैं डॉक्टर शकीलुज्जमान अंसारी साहब, आपका भी इस्तकबाल है। और इनके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं अफजल अब्बास साहब, जेडीयू से आपका ताल्लुक है, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। और साथ ही मौजूद हैं इलियास मलिक साहब, सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप सभी का इस्तकबाल है। और शकीलुज्जमान अंसारी साहब, पहला सवाल आपसे ही है, ये जो बहुत सारे एक के बाद हम देखते हैं कि बयानबाजी जो है होती रहती है, अलग अलग बयान आते हैं, एक बयान नहीं है वो सिर्फ भारत माता की जय बोलना है कि नहीं बोलना, सिर्फ सवाल यही नहीं है। किस तरीके से हमने देखा कि कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले गुस्ताख रसूल के नाम पर जो पूरी सियासत हुई पूरे मुल्क में, एक मुस्लिम लीडर ने कुछ एक बात बोली, उसकी वजह से रिएक्शन में दूसरी लीडर की तरफ से कुछ बोला गया, और फिर जो उसके ऊपर हंगामा मचा वो सबके सामने है। क्यों इस तरह की बयानबाजी होती है? क्या वाकई एक सोची समझी साजिश के तहत ये बयानबाजी की जाती है और बरगलाया जाता है, या फिर भड़काया जाता है मुस्लिम तबके को? 100% सोची समझी तरीके से ये सब बयानबाजी होती है। साजिश है कि नहीं, ये फैसला आवाम करेगी। लेकिन बयान कोई गलती से नहीं आती है, इसके पीछे कुछ ना कुछ मकासद भी होते हैं, और उन मकासद को पूरा करने के लिए एक आम तौर पे हम समझते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो हमारी डेमोक्रेसी है, और वो डेमोक्रेसी है पार्टी सिस्टम डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट इलेक्ट नहीं होते हैं, डायरेक्ट सिस्टम नहीं है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जहां पार्टियों के वर्चस्व है और पार्टियों की सरकारें बनती है। तो पार्टियों को वर्चस्व हासिल करने के लिए हर तरह के हरबे जो दुनिया में कहीं नहीं इस्तेमाल किए जाते हैं, हम जबकि कहते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी बड़ी एस्टैब्लिश्ड हो गई है, लेकिन मैं समझता हूं कि अभी एस्टैब्लिश नहीं हुई है, कि मुद्दों के बजाय गैर ज़रूरी मुद्दों से, जिसमें मुल्क का नुकसान हो, अवाम का नुकसान हो, ऐसी बातें सियासत के लिए, वोट हासिल करने के लिए की जाती है। और अभी जो आपने तस्करा किया भारत माता की जय कहने के बाद, ये सब ऐसी गैर ज़रूरी चीज़ें हैं जिससे मेन अट्रैक्शन पॉइंट से अवाम का जहन को हटाने की कोशिश है, और किसी न किसी तरीके से दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुंचा। लगता तो है कि वो सब बड़ा सामने से कोई मुकाबला कर रहे हैं, मुकाबला नहीं कर रहे हैं, उन्हीं का काम कर रहे हैं जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस मुल्क के अंदर इन इश्यूज़ को उठाना चाहते हैं, बढ़ावा देना चाहते हैं, और मुल्क में तफरीक पैदा करना चाहते हैं। उनकी मदद के लिए ये चेहरे सामने आते हैं, जबकि ये चेहरे कुछ दूसरे शक्ल में सामने आते हैं। हम समझते हैं कि ये कोई गैर ज़रूरी बहस है। किसी ने नहीं कहा कि आप बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा। एक सवाल है कि भारत माता की जय बोलना है नहीं बोलना है। आज़ादी के पहले भी वंदे मातरम के ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हुए भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी देश की आज़ादी के लिए परचम उठा के आगे बढ़े, और सीने पर गोलियां बिल्कुल का शिकार हुए, शहीद हुए। तो वहां कहाँ था वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन? था, उस वक्त भी था। तो वो मजहब के चोले तो पे हमेशा रहेगा। मजहब के चोले में हर चीज को नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और जो प्रैक्टिकल अप्रोच में है, भागवत साहब का भी बयान आया कि जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। तो अगर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए तो किसी मदरसे के तालिब इल्म को उनकी टोपियां उतार के उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश किसने की, और उस पर क्या कार्रवाई हुई? ये भी एक जरूरी अमल है जिसको देखना चाहिए। ठीक है, इलियास मलिक साहब क्या कहेंगे? जो इस तरह की बयानबाजी होती है, हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है वक्त के साथ, या बहुत सारे ऐसी मतलब चीज़ें हैं जिनको जो है वो सामने ला करके उनको हल करना चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं, एक आध मुद्दा ऐसा है नहीं। उनकी बजाय
भारत माता की जय बोलना है कि नहीं बोलना है, मेरे गले पर छुरी रख दोगे, चाकू रख दोगे, मैं तब भी नहीं बोलूंगा, ये मतलब आपको लगता है कि खाली मुस्लिम तबके को अपनी तरफ बताना, उसको बताना कि मैं इतना बड़ा ताकतवर आदमी हूं या मैं आपका सच्चा हमदर्द हूं? तो ऐसा आदमी हमदर्द है या बेदर्द है, दुश्मन है या दोस्त है? ये जो बहस है भारत माता की जय की, इस बहस को तो किसी ख़ास मकसद से बहुत ज़्यादा प्रोपिगेट कर दिया गया। वजह उसकी ये है कि ये तो पहले भी बात थी और बहुत से लोग भारत माता की जय बोलते भी थे, बहुत से लोग नहीं भी बोलते थे, क्योंकि बात ये थी कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल, देखिए एक चीज़ ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ क्या हैं। क्या कॉन्स्टिट्यूशन किसी चीज़ का हुक्म देता है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन ये हुक्म देता है कि भारत माता की जय बोलनी चाहिए? ये तो एक सवाल है। ठीक है। दूसरी बात जो है वो ये है कि अगर मान लीजिए किसी ने ये कहा कि भारत माता की जय बोलनी है, तो फिर वो तो जिसने कहा उसने ये कहा कि भारत माता की जय स्कूलों में सिखाया जाना चाहिए। ये किसी को कहना, जो अभी बयान आया था जिस पे इतना ज़्यादा बवाल हुआ, पहली बात तो ये है अगर ओवैसी साहब ये बोले कि मेरे गले पे छुरी रखने की बात उन्होंने की, तो पहली बात तो ये है कि उनसे इस बात को कहा नहीं गया था, एक जनरल बात थी। बिल्कुल ठीक है। अगर उन्होंने इस पे एतराज़ करना ही था तो इतनी शिद्दत के साथ एतराज़ नहीं करना चाहिए था। वजह उसकी ये है कि देखिए, मैं एक बात जो कहना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है, जिसको सबको समझना चाहिए, वो ये है कि जब भी ये लीडरान कोई बयान देते हैं, वो ये नहीं सोचते कि उन लोगों का क्या होगा जो किसी जगह माइनॉरिटी में रह रहे हैं, जो ऐसा रह रहे हैं कि 2-4 घर हैं, उनके ऊपर क्या असरात होंगे इन चीज़ों के। उनको ये सोचना चाहिए इस तरह के बयानात देने से पहले। और मैं आपको ये बताऊं कि मेरी अब तक कई मुसलमानों से, कई हिंदुओं से ये बात हुई इस सिलसिले में, किसी ने भी इस बात को पसंद नहीं किया, न इस बयान को पसंद किया लोगों ने कि ये कहा जाए कि भारत माता की जय बोलना है, और न इस बयान को पसंद किया लोगों ने कि ये कहा जाए कि साहब मेरे गले पे छुरी रखी जाएगी तो भी मैं नहीं बोलूँगा। दोनों में से आम लोग जो हैं, जो आवाम हैं, वो अमन पसंद है। आज इस बात की ज़रूरत है कि इसको एड्रेस किया जाए कि लोगों के घरों में रोटी नहीं। अभी रिपोर्ट आई है 36.2% लोग हिंदुस्तान में बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, जिनको एक वक्त की रोटी में असर नहीं है। उनके लिए क्या कर रहे हैं ये लीडरान? ये बात होनी चाहिए। ये बात होनी चाहिए कि बच्चों के स्कूल, राइट टू एजुकेशन में बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी जो है 1 अप्रैल 2010 से लागू हो चुका है। क्या सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं? क्या सब स्कीम का फायदा कितने बच्चे उस स्कीम का फायदा उठा रहे हैं? बात यह होनी चाहिए कि आज एक गरीब जो है जब बीमार होता है तो वो सिसक सिसक के मर जाता है, उसको दवा नहीं मिलती, उसके इलाज का इंतजाम नहीं होता। क्या इसका कोई इंतजाम हो रहा है? इस पे बात होनी चाहिए। मैं ये समझता हूं कि जो ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की बातें की जानी चाहिए जो बिल्कुल गलत हैं और जो नहीं होनी चाहिए। और इन लोगों को आप देखिएगा कि पब्लिक जो है वो सब समझती है, ऐसी बात नहीं है। पब्लिक ये जान रही कि भाई हमारे मसाइल क्या हैं, महंगाई कहाँ जा रही है, मसाइल क्या है, उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। जज्बाती नारों और जज्बाती बातों में लोगों को भड़का कर, लोगों को उसमें शामिल करके, उससे मैं ये नहीं समझता कि मुल्क का कोई फ़ायदा होने वाला है या मुल्क में रहने वाले लोगों का इससे कोई फ़ायदा होने वाला है। प्रवीण शेखर साहब, क्या लगता है आपको ये जो बयान आते हैं, इनके पीछे का मकसद जो है, आपको लगता है कि बयान दे दिए जाते हैं या फिर वाकई पूरी एक सोची समझी रणनीति होती है कि अगर मैं ये बोलूंगा तो इसका रिएक्शन ये होगा और पब्लिक में ये रिएक्शन जाएगा, मीडिया में ये जाएगा और फला कम्युनिटी में ये जाएगा? आम आदमी की तो आवाज ये है ही नहीं। ये अपने व्यक्तिगत ग्लोरिफिकेशन का मुद्दा है। और आप ध्यान देंगे तो ये पाएंगे ऐसे बयान ज्यादातर तब बोले जाते हैं जब कोई चुनाव आसपास होता है या कैमरे 1-2 से अधिक आसपास होते हैं। एक सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, चाहे वो ओवासी हो या हम हिंदुओं में भी कुछ लोग हों, ये सब बयान तभी दिए जाते हैं जब कहीं एक महत्व अपने लिए प्राप्त करना हो। मुझे तो ऐसा लगता है Z+ सिक्योरिटी प्राप्त करने के लिए एक रेस चलती है, आम आदमी से कुछ लेना देना नहीं है। भारत माता की जय कही जाए, जय हिंद कह दिया जाए, वंदे मातरम कह दिया जाए, मादरे वतन कह दिया जाए, क्या फर्क पड़ जाएगा? भागवत जी ने स्वयं कहा है मादरे वतन जिंदाबाद तो बोलते हैं ना, मादरे वतन जिंदाबाद। तो ये सभी लोगों, मेरे को लगता है जिस दिन ओवासी ने ये बयान दिया कि मेरे गर्दन पे चाकू रख दो, उस दिन उसको ये कहना चाहिए
कि भाई आप भारत माता की जय कहिए, मैं मादरे वतन की बिल्कुल। जय कहूंगा, कोई फर्क नहीं है दोनों में। बिल्कुल, जबान अलग है, फर्क क्या मकसद है? वही है। मादरे वतन, हाँ। मेरी माँ मेरा वतन, मादरे वतन भारत जिंदाबाद। माता की जय, बिल्कुल। भारत मेरी माँ। इन दोनों में फर्क क्या है साहब? अब मगर मुश्किल ये है, उनकी दुकान यही बोलने से चलती थी कि मेरी गर्दन पे चाकू रख दे, और वो कितने इर्रेलेवेंट हैं इस देश में। उन्हें समझ लेना चाहिए कि उन्होंने अभी बिहार की यात्रा की थी, वहां उनको क्या मिला। वो हैदराबाद के एक सीमित से क्षेत्र के सांसद हैं, उनके परिवार का लंबे समय से वहां बैंगलोर वर्चस्व म्यूनिसिपल था। कॉर्पोरेशन के जो है इलेक्शन में उनका क्या हुआ, क्या? उनकी पार्टी का क्या हश्र हुआ? मतलब आप समझ लें कि उवासी जैसे लोग हों या किसी भी धर्म के कट्टरपंथी लोग हों, वो मार्जिनलाइज हो रहे हैं इस देश में। हम लोग आपस में अभी चर्चा कर रहे थे तो कुछ एक शिकायत थी हमारे शकील साहब को कि फोर्स किया जा रहा है। मैं विश्वास से कहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में किसी को दबने की जरूरत नहीं है, मगर हां, जैसे माल्डा जैसी घटनाएं होती हैं उस पे सबको एक होकर के उसकी निंदा करनी चाहिए, चाहे मालदा हो, चाहे दादरी हो, या फिर कोई भी दूसरे नहीं। दादरी, अब आप दादरी का जिक्र अगर दोबारा करेंगे तो मैं अभी दिल्ली में एक 8 रोज पहले हुई एक घटना की तरफ आपको ले जाऊंगा कि डॉक्टर नारंग की, हाँ। वहां ऐसे आरोप आए हैं कि जिन लोगों ने वो हत्याकांड किया वो बांग्लादेश के माइग्रेंट्स थे। तो इसलिए जो पुलिस की रिपोर्ट हम है और अब पुलिस उसको की आगे जो- नहीं बढ़ाएंगे, जो बयान आया हम है वो उसको कुछ और बात है। को हाँ। आगे नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है। मगर दादरी को भी कहीं ना कहीं आप स्वीकार कीजिए, उस वक्त हो रहे बिहार इलेक्शन के कारण जरूरत से ज्यादा हाइप किया गया। बिल्कुल ठीक है। अफजल अब्बास साहब क्या कहेंगे, ये जो बयानबाजी होती है इसके पीछे के कुछ ना कुछ मकसद होते हैं? आपको लगता है कि ये अपने आप को बहुत बड़ा हमदर्द बताने के लिए कि भाई हम इस कम्युनिटी के सबसे बड़े हमदर्द हैं और आप हमारे साथ आ जाइए, या फिर हमारी जो है क़यादत को कबूल कीजिए, ये कहीं ना कहीं उसकी लड़ाई है? दोनों सिर्फ मुस्लिम की बात नहीं, दोनों फिरके में, दोनों मजहब के मानने वालों की तरफ से ये बात सोची चाहिए। ओवैसी साहब ने कहा बिल्कुल गलत था। सारे मुसलमान, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का शायद अब दो चार चंद लोगों को छोड़ के सब लोगों ने इसी मजम्मत की कि इस तरह के बयान को नहीं देना चाहिए। लेकिन उसके बरक्स ये भी देखा जाए कि ये बयान क्यों हुआ। कभी कभी क्या होता है कि अभी इंटरनल फीलिंग ये पैदा होती है, हम पर ये अटैक किया जा रहा है तो हम भी बोलें। अब ठीक है, मोहन भागवत साहब का इतना डायरेक्ट अटैक नहीं था, उनका ये था कि अब लगता है कि अब छात्रों को और नौजवानों को मुझे भारत माता की जय सिखाना पड़े। लेकिन मैं भाजपा के वरिष्ठ नेता बैठे हुए, मैं एक बात मुझे जहन बात आ रही कहते चलो कि ठीक है, आपने कहा कि प्रधानमंत्री के रहते हुए यहाँ पे किसी को सोचने की जरूरत नहीं, लेकिन मुझे अफसोस के साथ करना पड़ता है कि आगरा में आपका कैबिनेट मिनिस्टर जो बोलता है उसके बारे में खामोशी होती है। आपके मुझे बोल दिया, मैं खामोश सुन रहा था। अनंत कुमार आपके कर्नाटक में बोलते हैं कि दहशतगर्दी खत्म करना तो इस्लाम को खत्म कर दो, दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। आपके आदित्य योगी बोलते हैं, उल्टा सीधा बकते हैं। आपके महिला को एमपी हैं वो बोलती है। तो जी, तो इस तरह के बयान आपके सीनियर लीडर की तरफ से आता है। हम आरएसएस की बात नहीं कर रहे, पार्टी के एमपीज की बात आ रही है और देश का प्रधानमंत्री खामोश बैठा हुआ। इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं समाज में दो ध्रुवों में बांटने की कोशिश की जाती है, चाहे मैं करूं या वैसी करते हो या भाजपा करती हो। ये एक साजिश होती है, उसका फायदा सीधा सीधा खुद उन्होंने कबूल किया कि इलेक्शन के टाइम जब आता है तो इस तरह की बातें होती है। और मैं मानता हूं कि इलेक्शन के टाइम में प्रोवोक करने के लिए और इसको दो हिस्से बांटने के लिए किया था। चलिए, ब्रेक का वक्त हो गया है, हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। और हमारे मिसाइल में आज हम बात कर रहे हैं लीडर्स की बयानबाजी की। कई बार छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के बड़े बयान दिए जाते हैं और ये जताने की कोशिश की जाती है कि फला कौम के असली हमदर्द, असली रहनुमा हम ही हैं। वजह क्या है, मकसद क्या है, इस पर बात हो रही है। बहुत जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारे मसाइल। बात हो रही है कुछ चुनिंदा लीडर्स की बयानबाजी की। वो ऐसी बयानबाजी क्यों करते हैं, क्यों छोटे छोटे इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा हवा देते हैं, बढ़ा चढ़ा करके उसको ये बताने की कोशिश की जाती है कि अगर जो है वो कोई लीडरशिप है तो वो हम ही हैं। ये कई सारे ऐसे लोग हैं, अलग अलग जमातों में ऐसे लोग हैं जो खुद को सबसे बड़ा किसी कौम का, किसी एक पर्टिकुलर कौम का लीडर बताने की कोशिश करता है। इलियास मलिक साहब, इस बयान की बात हो रही थी कि भाई भारत माता की जय बोलना है कि नहीं बोलना है, और चाकू रख दो, छुरी रख दो, ये कर दो, वो कर दो, मैं नहीं बोलूँगा। ये एक प्रवीण शंकर कपूर साहब ने एक बहुत अहम बात की है कि कई लोग जो है वो खुद को साबित करने के लिए या न्यूज़ में बने रहने के लिए या समाज में अपने आप को बनाए रखने के लिए इस तरह के बयान देते हैं, और फिर उस बयान के बाद उस कुछ चंद दिनों के बाद, 10-15 दिन के बाद वो उत्तर प्रदेश के दौरे पर भी जाते हैं, चूँकि अगले साल वहाँ पर इंतखाबात होने हैं।
तो मकसद जो है वो साफ साफ नज़र आ रहा है कि आप बयान देते हैं हैदराबाद में और उसके बाद सीधे जाते हैं लखनऊ और वो वहाँ जा कर के एक ही कौम के अलग अलग सेगमेंट के लोगों से भी मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं मकसद साफ है, बताने की कोशिश है कि भाई हमारे साथ ही रहिए, कहीं इधर उधर मत जाइए। नहीं, ये जो बात आप कह रहे हैं वो तो आपने खुद ही कह दिया है और सही बात यह है कि ये चीज़ें सामने भी नज़र के आ रही हैं। देखिए, ऐसा है कि यूपी और बिहार में भी गए थे वो, और बिहार में सबके सामने रिजल्ट आया कि क्या रहा। यूपी में भी मैं ये नहीं समझता कि देखिए उनकी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा फैज़ाबाद में, भदरसा में, वहाँ वो हार गई। तो मैं ये नहीं समझता कि उसका उनको कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा अब होने वाला है, इसलिए कि लोग ये समझने लगे हैं। ये अलग बात है कि अगर 3-4 पार्टियां लड़ती हैं तो कहीं ना कहीं वोटर को कन्फ्यूजन होता है जी। जो बिहार में हुआ वो वहाँ पर लोगों को एक डायरेक्शन मिला और लोगों ने एक जगह वोट दिया जा करके। यूपी में अभी मैं नहीं ये कहता कि क्या सूरत हाल निकलेगी, अभी 1 साल है कि किसी पार्टी से उनका अलायंस होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो यकीनन सूरत हाल बदल चुकी होगी, लेकिन अगर नहीं होगा तो मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जो मौजूदा सूरत हाल है, मैं भी जाता हूँ, मैं भी देखता हूँ, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसमें इस बात को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जा रहा है। और मेरा अपना मानना ये है कि उनको अगर वो अकेले उनकी पार्टी लड़ती है तो नुकसान तो कर सकती है, उनको खुद कोई फ़ायदा बहुत ज़्यादा होने वाला नहीं है, अलबत्ता किसी और को उसका फ़ायदा ज़रूर होगा। वो चीज़ बहुत ख़तरनाक है और इसको समझना चाहिए उनको भी और दूसरे लोगों को भी, इसलिए कि इस तरह की बयानबाजी से ठीक है कुछ दिनों तक कोई हाईलाइट भी हो सकता है, उसका कुछ उसको ज़ाती फ़ायदा भी हो सकता है, लेकिन इसके नुकसानात उससे कहीं ज़्यादा होते हैं जो किसी को इस तरह के बयानात से फ़ायदा होता है। मैं ये समझता हूँ वो नुकसानात ज़्यादा हैं। वो नुकसानात मुल्क में रहने वाले लोगों के भी हैं, वो नुकसानात कुछ ख़ास कम्युनिटीज़ के भी हैं और वो नुकसानात इस मुल्क के भी हैं। और सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो ये होता है कि इस मुल्क की बरसों की, हजारों सालों की गंगा जमनी तहजीब को जो नुकसान पहुंच रहा है और जो लोगों की जान जा रही है। मैं ये कहता हूं अगर दादरी का जैसा वाकया होता है, अभी दिल्ली में जो मदरसे में बच्चे को मारा गया, उसका हाथ तोड़ा गया, ये वाकया होता है, या कोई भी और वाकया होता है, उसकी जिम्मेदारी किस पर आती है? उसका कौन जिम्मेदार होगा? जब इस तरह की बातें होंगी तो उसका अगर कहीं रिएक्शन होगा, लोग जो हैं उनके हौसले बुलंद होंगे या दो कम्युनिटीज आपस में टकराएंगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल, टसल बढ़ेगी, उसको कम कौन करेगा? टसल पैदा होता है जो लोग साथ रह रहे हैं, बरस से साथ रह रहे हैं। और फिर जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इस बात को सोचना बहुत जरूरी है कि अगर कोई कम्युनिटी कहीं माइनॉरिटी में है, 2-4 घर हैं, तो उन पर क्या गुजरती है, उनकी रातों की नींद उड़ जाती है। ये तो इंसानियत के खिलाफ बात है और इससे बहुत नुकसान है। मैं ये समझता हूँ कि इन चीज़ों को गौर करना चाहिए और कोई भी बयान देने से पहले उसके क्या आफ्टर इफेक्ट्स होंगे उस पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर आप सच्चे हमदर्द हैं तो तभी तो ये बात सोचेंगे ना, लेकिन अगर आपको सियासत करनी है तो क्या होगा? शकील-उज़्ज़मान अंसारी साहब, जैसा परवीन शंकर कपूर साहब ने कहा था कि भाई हो सकता है कि कुछ लोगों को Z+ सिक्योरिटी चाहिए, चूंकि ये भी बड़ा एक इशू होता है, सिंपल स्टेटस भी जो है वो बन गया है, तो हो सकता है कि Z सिक्योरिटी भी आपको मिल जाए, हो सकता है कि कुछ दिन जो है वो मीडिया में भी हाईलाइट हो जाएं, सुर्खियां बन जाएं आपके नाम की, और हो सकता है कि कुछ नासमझ लोग जो हैं आपसे प्रभावित होकर के आपको वोट भी दे दें। लेकिन असल में तो नुकसान इस मुल्क का हो रहा है, नुकसान जो है वो आपसी भाईचारगी को हो रहा है, नुकसान जो है वो गंगा जमुनी तहजीब को हो रहा है, और टसल जो है वो बढ़ जाती है। उसका जिम्मेदार फिर कौन है? स्वामी जी को भी मिल गया जी, कैसे कैसे बयानात देने के माहिर हैं हिंदुस्तान की सियासत में, उनको भी Z+ मिल गया। ओवैसी साहब को भी Z+ मिल जाए, उससे कोई बहुत बड़ा मसला हल नहीं होता है। मैंने आपको वही तो कह रहा हूँ कि हमदर्द बन करके उनके सीधे बयान दे करके आप तो फायदा उठा लेते हो, लेकिन आम आवाम का क्या होता है? जो कहा, आम मुसलमान का क्या होता है? मैंने पहले भी कहा, आज भी कायम है कि हिंदुस्तान की सियासत अगर पॉजिटिव जब तक नहीं होगी, इस तरह के एलिमेंट्स को आप रोक नहीं सकते हैं। ओवैसी साहब का सीना चाक करके आप देख नहीं सकते हैं कि वहाँ मोहन भागवत बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। इसलिए ये सब चीज़ें जो हैं वो इल्म हम समझते हैं, एडुकेशन का बड़े पैमाने पर इस मुल्क में प्रचार प्रसार होगा तो ये कम्युनलिज्म, कास्टिज्म ख़त्म होगी, उसके बुनियाद पर वोट नहीं दिए जाएंगे, तो ऐसे एलिमेंट पैदा नहीं होंगे। जब उस वक्त रोड बनने के नाम पर हवाई जहाज़ चलाने और सस्ती
प्लेन चलाने के नाम पर वोट मांगा जाए, ट्रेनें अच्छी बनाने के नाम पर वोट मांगा जाए। जब आवाम को इस तरह, अभी तक तो आवाम को उलझा देते हैं लोग, तो कौन क्या है ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अभी प्रधानमंत्री मोदी साहब की सरकार है, बीजेपी की हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद ये पहली एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार है। प्राइम मिनिस्टर का बयान सबका साथ सबका विकास को मतलब कि हिंदुस्तान के हर कोने कोने में तो इस्तकबाल हुआ ही, दुनिया में भी इस्तकबाल हुआ। असली तो है अमल की बात कि इस नारे पे आखिर सरकार आपकी है। इल्ज़ाम लग सकता है कि पिछली सरकार ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया। इस बहस में हम नहीं जाते हैं। हम बहस ये जाते हैं कि किसी ने वोट दिया हो या नहीं दिया हो, आपने कहा कि हम सबको लेके चलेंगे, तो सबको लेके चलने का रास्ता वही है कि आप जो कह रहे हैं वो दिखाई पड़ना चाहिए। और बिहार में जो इलेक्शन में वो फेल हुए, एम आम तौर पे ये नहीं, पूरे अवाम में ये मैसेज गया कि ये तो बीजेपी के इशारे पर आए हैं या चुनाव में वोट को बंटवारा करने के लिए, और बड़े बड़े बयान देते हैं टोपी और शेरवानी पहन के, जो मुस्लिम कल्चर और मुस्लिम अपलिफ्टमेंट की बात करें, प्रैक्टिकल कुछ है नहीं इनका। बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने अफजल अब्बास साहब, रिजेक्ट किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे उन्होंने कहा कि आपका जो है वो हुलिया और आपका तौर तरीका वो वैसा है, आप बताने की कोशिश करते हैं कि आप एकदम सच्चे मुसलमान हैं, पक्के मुसलमान हैं, और फिर बयान देते हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बयान देने के बाद जो है वो सीधे जाते हैं उत्तर प्रदेश में। ज़ाहिर तौर पर सियासी ज़मीन तलाशने की कोशिश थी, और वो दरगाह पर भी जाते हैं, नदवा शरीफ भी जाते हैं, और शिया मौलाना से भी मिलते हैं, यानी सब लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश। वहाँ किसी हिंदू लीडरशिप के साथ उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। तो जाहिर तौर पर फिर कहीं ना कहीं वो सवाल उठने ज़रूरी हैं, शक व शुबात होना ज़रूरी है कि आपकी सियासत और आम मुसलमान की मुसीबत। जिन्हें अगर लीडर तो वो होता है जो हर कौम हर फिरके का होता है, लेकिन पार्टिकुलर एक कम्युनिटी के एक सेक्ट में जाएंगे, एक रिलीजन पर जाएंगे, तो सवाल तो उठना लाजमी है। अब मैं देखिए, शकील भाई ने ठीक ही कहा, उत्तर बिहार में के चुनाव में क्या था, मैसेज यही गया था कि ये बीजेपी के एजेंट है। मैं एक खुर्शीद भाई, इसका जवाब जो है वो परवीन शंकर कपूर साहब देंगे। लेकिन मैं खुर्शीद भाई, इसका एक जो बयानबाजी हो रही है, जिस तरह के तकरीरें भी हो रही हैं, और जो चाहे वो हिंदू फिरके से आता हो या मुस्लिम फिरके से आता हो, मैं परेशान रहता हूँ अक्सर ये कि जो टीन एजर है आज का डेट, चाहे वो मुस्लिम तबके का हो या हिंदू तबके का हो, उठा के देखे सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है वही हो रहा है, क्योंकि अभी टीन एजर है, उसको बलगाने में कोई देर नहीं लगता है। आज जो मदरसे में जो हादसा हुआ, क्या बूढ़े 30 साल 35 साल 40 साल के बच्चे नहीं माने गए? वो देखिएगा सब कम एज के लड़के होंगे। तो इस तरह के बयानात का इम्पैक्ट कम उम्र के लड़कों पर ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि उनके हाथ में मोबाइल है, उनके हाथ में जो है वो हर वक्त वो इंटरनेट पर रहते हैं, और हर वक्त सोशल मीडिया के जरिए अवेयर रहते हैं, वो कम होती है, फोन अटैक करते हैं। ये हादसा जो हुआ आपके दिल्ली में हुआ, हो सकता है कि मैंने ये बहुत सारी जगह हुए हैं, छोटे छोटे वाकयात, कोई एक जगह नहीं हुआ है। तो ये नहीं, वैसे साहब को जहां तक सवाल है कि बिल्कुल आप सही कहा कि सिर्फ एक सेट के रह जाएंगे और इसका बहुत ज्यादा आवाम मुस्लिम आवाम पे असर नहीं पड़ने वाला। नहीं, मेरा सवाल ये है कि भाई आपने तो सियासत कर ली, लेकिन जो आम मुसलमानों की मुसीबत जो है हो रही है, या उनके सामने जो मुसीबत आ रही है, उसका क्या होगा भाई? देखिए, अब वो तो और बिल्कुल कशीफ भाई ठीक इन्होंने कहा कि जो माइटी में जो लोग रहते हैं, जैसा 1000 घर हिंदुओं का, वहाँ 2 घर मुसलमानों का, इसका इम्पैक्ट वो डरते हैं। हालांकि वहाँ कुछ होता नहीं है, वो सिक्योर फील करते हैं, लेकिन फिर भी उनके दिल में दहशत है। तो मुल्क में इस तरह की जो तहरीक चल रही है, इस तरह की जो सियासत हो रही है कि फ़िरका परस्ती और मजहब के बुनियाद पर जो सियासत कर रहे हैं, चाहे जिस भी जो भी पार्टी हो, वो देश हित में नहीं है, समाज हित में नहीं है। और समाज हित में जब नहीं होगा तो देश के लिए आने वाले दिनों में देश के लिए खतरा बनेगा। परवीन शंकर कपूर साहब, ये जो बरगलाने की और कहीं ना कहीं उत्तेजित करने की एक जो एक नई परंपरा शुरू हुई है, नए तौर तरीके भी शुरू हुए हैं, मकसद जो है वो कुछ भी हो, चाहे वो ज़्यादा सिक्योरिटी उनको लेना हो, या फिर सियासत में जो है अपने आप को उभारना हो, या मीडिया की सुर्खियों में रहना हो, ये मकसद कुछ भी हो, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान जो है वो आम लोगों का हो रहा है। और जहाँ तक मुस्लिम तबके की बात है, जब उनके कुछ लीडर्स गलत बयानबाजी करते हैं तो आम मुसलमान को जो है वो जवाबदेही उसकी बन जाती है, या फिर वो अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करता है। उसको लगता है कि यार मैं क्या जवाब दूँ, उसने तो ये बात बोल दी, मेरे मन में तो ये बात थी भी नहीं। इस बहस में मेरे साथ 3 लोग हैं, और मुझे बड़ा अफसोस है कि तीनों ने एक बार इस बहस के दौरान ही एक बात कही है कि मुसलमान एक तरफ वोट दे देता है। ये जो मुसलमान एक तरफ वोट दे देता है, कभी आपने इस देश में सुना हिंदू एक तरफ वोट दे देता है? कभी नहीं। ये आपने जो कम्युनिटी को डरा डरा के उसे वोट बैंक बना दिया,
एक कांग्रेस डायरेक्शन में ने वो चलने के लिए जो शुरुआत इसको की खड़ा थी। कर दिया। कांग्रेस ने वो इसका शुरुआत जवाब- की थी। इसका आप जवाब- जवाब दीजिएगा, जी, मगर जी, मेरी पहले बात बोल मुझे लीजिए। कह लेने दें। आप बोलिए। मुस्लिम लीडरशिप को देखिए, मुसलमानों के पास इस देश में बड़ी बदकिस्मती की बात है, पहले 30-35 साल कोई प्रॉपर लीडरशिप रही नहीं। उसका नतीजा क्या हुआ? कांग्रेस के पास कोई मुसलमान के पास कोई विकल्प नहीं था, कांग्रेस के डराती रहती थी, उसके साथ चलते रहते तो आज भी मुसलमानों का फिर कोई leadership कांग्रेस नहीं। के बाद नहीं, इस मुस्लिम देश में मुसलमान देखिए को- एक मिनट, सेकंड, एक आपकी मुसलमान ने- आपकी एक बार चले सबसे दीजिए, ज्यादा चले आपको दीजिए। सबसे ज्यादा नुकसान, मुसलमान आपको ने सबसे ज्यादा आजादी के नुकसान बाद मुस्लिम लीडरशिप मानी ही मानी नहीं। नहीं। मुसलमानों ने मुसलमानों को ने लीडर आपको माना है। लीडर माना है। आप ये कहते हैं, आप ये मुसलमान कहते हैं ने ना, गैर तो मुस्लिमों मैं को भी तो लीडर वही माना बात है। कह रहा हूँ आजादी के बाद कि तो वही आप बात कह रहे हैं। मुसलमानों को मैं भी लीडर तो माना ही मैं भी नहीं। तो ठीक है। वही बात कह रहा हाँ। हूँ। पहले आपको तो ये गुमराह किया, आपको ख्याल करना चाहिए भाई। पहले आपको गुमराह ठीक किया है। कांग्रेस ने, हाँ, उसके बाद आपको गुमराह करा इस देश में लालू नीतीश जैसे लोगों ने, डरा डरा के इधर ही वोट दो। कभी आप 3 लोग बैठे हैं, मैं अफजल साहब आपसे अनुरोध करूंगा कि आपने 2 बार आज इस बहस में यह कहा है कि जहां 1000 घर हिंदू के होते हैं, 2 मुसलमान का होता है, वो असुरक्षित हो जाते हैं। इन्होंने ये भी कहा था कि वो सेफ रहते हैं। सेफ रहते हैं। लेकिन ये भी कहा है। डरता है, डरता है, डरता है। डर रहता है डरता मन है। में। अरे कभी चिंता उन 4 हिंदुओं की भी तो कीजिए जो अब डरे डरे से कश्मीर में रह रहे हैं। कभी आप लोगों ने एक कम्युनिटी की तरह चिंता की उसकी? नहीं की। देखिए, आप एक बात समझिए, हमें साफ गोई से बात करनी होगी, बिल्कुल होनी चाहिए, हमें बिल्कुल, दिल बिल्कुल साफ सर, करके बिल्कुल बात सही है। करनी होगी। अगर कमी हमारी तरफ से है, हाँ, वो तो सबकी कमी तरफ से। आपकी तरफ से भी उतनी है। लेकिन- आप वोट बैंक बनना बंद कीजिए। एटलीस्ट मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी इस देश के मुसलमानों के हित में काम करने वाली लेकिन सबसे सवाल ये है ना पार्टी परवीन, है। एक सेकंड, यदि एक सेकंड। मुसलमान हाँ, अपने को अफजल साहब। वोट बैंक का जवाब consider दे- अफजल साहब एक चलिए, सेकंड, चलिए, अफजल साहब एक सेकंड। चलिए। परवीन शंकर कपूर साहब, एक सवाल तो ये उठता है ना कि कितने भी बुरे हालात हो जाएं, कभी लालू यादव ने, कभी नीतीश कुमार ने, कभी मुलायम सिंह ने, कभी ममता बनर्जी ने, या जितने भी ऐसे सेकुलर लीडर हैं, उन्होंने कभी किसी मुसलमान से ये नहीं कहा कि आप हिंदुस्तान छोड़ करके पाकिस्तान चले जाइए। लेकिन जहां जरा सी बात होती है वहां कुछ ही लीडर हैं, गिने चुने लीडर हैं, कुछ लीडर हैं, वो गिने चुने लीडर हैं बीजेपी के, जो हमेशा ये कह देते हैं, जिनके पास जो है वो पासपोर्ट और वीजा तैयार रहता है, वो मुसलमानों को सीधे पाकिस्तान भेज देते हैं। क्या कभी आपने सुना है लालू यादव की जबान से ये बात? क्या कभी मुलायम सिंह की जबान से बात सुनी? मैं उनके यहाँ बैठ करके हमदर्दी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सच्चाई वो भी कहनी चाहिए बात। देखिए भाई आप जब अपना समझते ही नहीं हो, आप जरा सी बात पे पाकिस्तान भेज देते हो। आपने स्वयं कहा कि हाँ। कुछ हमारे लीडरान ऐसी हाँ। बात करते हैं। हमारी पार्टी ने कभी इस बात को तस्दीक नहीं की है, उनकी किसी भी बात की। हमारी पार्टी ने निंदा की है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और प्रधानमंत्री ने, दोनों ने 19 तारीख को हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अभी हाल ही में ऐसे लोगों की फिर से और खुल के निंदा की, जो अखबारों में रिपोर्ट भी हुई। उसके बाद हम आते हैं बात पे। देखिए बात, प्रॉब्लम कहां चल रही है। इस देश में माल्डा की घटना होती है, उसको कोई मुस्लिम लीडरशिप आगे आकर के कंडेम नहीं कंडम हुआ है, नहीं कंडम करा। हुआ है। देखिए, नहीं, आप अखबारात उठा, हमने बिल्कुल यहीं पे कंडम बैठ हुआ के है। चर्चा की नहीं, थी नहीं, उसके बिल्कुल बारे में। कंडम हुआ है। नहीं, हमने नहीं, यहीं ये- बैठ के उसके ऐसा बारे में आप नहीं चर्चा कह भी सकते, की कंडम थी। नहीं हुआ। जो गलत बात है वो देखिए, है। और आपने- आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। आपने मैं देखा, तो हिंदू मुस्लिम नहीं, ममता मैं तो बनर्जी ने, दोनों को कह रहा हूं। ममता बनर्जी की सरकार ने आप उस पे इसको आज तक हिंदू क्या मुस्लिम में कार्यवाही क्यों की? बांट रहे हैं? आप ठीक है। तो ये उसमें ममता कहिए, बनर्जी देश ने का- क्या कार्यवाही की? चलिए आगे बढ़ने से पहले वक्त हो गया है एक और ब्रेक का, एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारे मसाइल। बात हो रही है कुछ लीडर्स की, कुछ अलग तरह की बयानबाजी की। क्यों इस तरह की बयानबाजी होती है, क्यों ऐसे बयान दिए जाते हैं जिसकी वजह से 2 कम्युनिटी के दरमियान जो है वो दरार पैदा होती है, कहीं ना कहीं वो तफरीक बढ़ती है। आखिर ऐसा क्यों होता है और उसकी वजह से नुकसानात क्या क्या होते हैं, इस पर भी हम बात कर रहे हैं। और सवाल ये भी उठ रहा है कि वैसी जो सियासत करते हैं वो मुसलमानों के लिए भलाई की बात है या फिर कहीं उनको नुकसान वो करती है। शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब, क्या लगता है आपको, ये जो चूँकि बात घूम फिर करके वहीं आ रही है, हम देखते हैं कि एक तरह की लीडरशिप जो है वो उभर गई है और वैसे ही वो सबसे पहले उस तरह की लीडरशिप की क़यादत करते हुए नज़र आते हैं। अलग अलग पार्टियों में ऐसे लोग हैं, लेकिन आपको लगता है कि जो मुसलमानों के असल मसाइल हैं उनको एड्रेस करने की बजाय इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, उल्टा मसलों को हल करने की बजाय मसले जो हैं और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं वो? देखिए, वो वैसी साहब के बारे में आप जब कहते हैं ये सवाल, तो हम तो समझते हैं कि ये लीडर सेल्फ इम्पोज, मीडिया इम्पोज लीडर हैं। ये कहाँ से पैदा हो गए? एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पार्टी
आप नेशनल लेवल पर इस तरह से उनको प्रोजेक्शन देने की मीडिया कोशिश कर रही है और कुछ पार्टी कोशिश कर रही है, जैसे लग रहा है कि वो मुसलमान के लीडर हैं। मुसलमान के कहाँ से लीडर आ गए? मुस्लिम कम्युनिटी के कौन से प्रोग्राम को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया? कौन से मसाइल को देश भर में एड्रेस किया? कुछ भी नहीं है। आज एक विलन की ज़रूरत थी, वो विलन के रूप में सामने पेश किया जा रहा है और देश की इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया इसमें मदद कर रही है ऐसे एलिमेंट्स को आगे बढ़ाने में, और कुछ भी नहीं है कि ओवैसी। आप बता दीजिए, आपका सर्वे, अगर आपके चैनल तो सबसे मशहूर और सबसे पॉपुलर चैनल है, आप अपने रिपोर्टर से एक दिन रिपोर्ट मांगिए कि ओवैसी को हिंदुस्तान के किस कोने में, हम समझते हैं हैदराबाद के इलाके से हट के सिकंदराबाद में भी उनको लीडर नहीं माना जाता है। लेकिन महाराष्ट्र में तो 2 सीटें आई ना। 2 सीट से क्या होता है? आप साइकोलॉजी में जाइए कि कुछ सीटें हमेशा अपोजिशन को जाती थी। लालू यादव की पार्टी जो कहीं हिंदुस्तान भर में नहीं थी, वो महाराष्ट्र में वो 2 सीट जीत लेती थी। कभी मुलायम सिंह वो 2 सीट, कहीं पर जो वोटर्स हैं उनका ट्रेंड होता है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके खिलाफ वोट देना। तो वो कुछ सीटें थी, हाँ वो सीटें थी जो इन्होंने ले ली। उसकी वजह से 2 सीट महाराष्ट्र में लेने की वजह से वो देश के मुसलमानों के लीडर जो इंपोज करने की कोशिश है वो काबिले मजम्मत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमान कोई वोट बैंक नहीं है। अब मुसलमान अगर वोट बैंक होता तो डिफरेंट पार्टी में नजर नहीं आता। अब कुछ पार्टी मुसलमानों को अपनी पार्टी में जगह ही नहीं दे रहे हैं, उनके लिए मेंबरशिप, उनके लिए दिल से गले ही से उतर रही है नहीं मुसलमान, उनके लिए दरवाजे नहीं खुल रहे। अगर खुलेंगे तो आप याद कीजिए, हम कोई मुखालफत में नहीं बोल रहे हैं कि आजादी के जस्ट बाद हिंदुस्तान के मुसलमान कोई कांग्रेस को बड़ा ग्लैडली लीडरशिप नहीं एक्सेप्ट करते थे। मुसलमान तो उस वक्त कांग्रेस को बड़ा खिलाफ मानते थे, लेकिन उनके पास रास्ता नहीं था, उन्होंने कांग्रेस को भी अपनाया जो उस वक्त बहुत, तो दूसरों को भी कांग्रेस पार्टी ने भी प्रूफ किया। तब तो 40 साल तक, 50 साल तक, अब कोई पार्टी अगर आती है। साहब आपको शिक्षा नहीं दी, आपके बच्चों को गुर्बत दी, बेरोजगारी दी, क्या प्रूफ किया? मैं ये नहीं कह रहा, 60 साल अगर आप कहते हैं कि कांग्रेस को वोट दिया हम वोट बैंक, आपने कहा भी, मैं नहीं कह रहा, आप लोगों ने, मैंने नहीं कहा, तो आप भी उनमें विश्वास जगाइए। आपकी बड़ी ड्यूटी है, एक सेकंड, मैं आपकी बड़ी ड्यूटी है कि मुसलमानों को विश्वास होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर के उस बयान में, और हम तो 100% भरोसा कर रहे हैं और यकीन करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को ऐसा करना चाहिए। सबका विकास, सबका साथ। क्या कहेंगे लियासी साहब, ये जो सेकुलरिज्म की बात हम करते हैं, कुछ लीडरशिप जो है वो उभर करके आ जाती है, आपको लगता है कि ऐसी लीडरशिप या ऐसे लोग, वो किसी भी पार्टी को, सिर्फ वैसी नहीं है, कई बार जो है वो अबू आसिम आजमी जो है मुंबई से बैठ करके कुछ बोल देते हैं, कई बार आजम खान जो है वो भी पीछे नहीं रहते, योगी आदित्यनाथ जो है वो तो मशहूर है इस काम के लिए, साक्षी महाराज इन दिनों कुछ खामोश हैं, चुप हैं, लेकिन वो भी बड़ी बयानबाजी वो कर चुके हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बयान देते रहते हैं। सेकुलरिज्म के लिए ये लोग खतरा हैं? देखिए, ऐसा है कि हिंदुस्तान जो है उसकी तो ज़मीन में उसकी फ़िज़ा में सेकुलरिज्म है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है। मैंने अपनी इतनी उम्र में इस चीज़ को देखा है कि ये जो इस तरह की सोच वाले जितने भी लीडर होते हैं वो वक्ती तो होते हैं, उनके, ये बात सही है कि उनके बयान से एक ख़ास ग्रुप कभी कभी उनके साथ भी हो जाता है, कभी कभी उनको उसका फ़ायदा भी मिलता है, लेकिन ये चीज़ें वक्ती होती हैं, ये दायमी नहीं होती। और अभी जो जिक्र आया पार्टी का, मैं आपको ये बताऊं कि मुस्लिम पार्टी हिंदुस्तान में मुसलमानों ने कभी एक्सेप्ट नहीं की, और हिंदुस्तान का तो मुस्लिम लीग जो है वो बढ़ गई होती। हिंदुस्तान का जो मुसलमान आज यहाँ है, अगर उसने मुस्लिम पार्टी को एक्सेप्ट किया होता तो वो मुस्लिम लीग के साथ चला गया होता। हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो बाई चॉइस यहाँ है। और हिंदुस्तान, अभी बात हो रही थी भारत माता की जय की, अरे भाई हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो तो अपनी माँ के कोख से पैदा होता है और इसी भारत माँ की कोख में समा जाता है, वो कहीं नहीं जाता। तो हिंदुस्तान के बारे में अगर मुसलमानों के बारे में कोई बात ये कही जाती है तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहकावा, ये चीज़ें जो है वो सियासी तो हो सकती हैं। जहाँ तक लीडर की बात आप कर रहे हैं, अभी आपने कहा कि मुस्लिम लीडर, मैं आपको ये बताऊं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों ने आज़ादी से पहले गांधी जी को लीडर माना, जबकि उस वक्त
उस वक्त और भी मुस्लिम लीडरान मौजूद थे। लेकिन कुछ लोगों ने लेकिन जिन्ना उसके को भी तो बावजूद- माना था ना, और- जिन्ना को माना था, जो और फिर माना क्या वो नतीजा गए, निकला वो भी जो सबके माना सामने वो है। गए, वो यहाँ नहीं रुके। जो यहाँ हैं, जो यहाँ रुके हैं, उन्होंने गैर मुस्लिमों को, हिंदुओं को, गांधी जी को, और उनके बाद चाहे वो नेहरू जी रहे हो, चाहे पटेल, इवन पटेल की भी तारीफ मुसलमान करता है, ऐसी बात नहीं है। वो कुछ बातें हो सकती हैं जिस पर लोगों को कोई बात कहनी हो, वो एक अलग बात है। लेकिन ये कि बहैसियत हिंदू लीडर कोई हिंदू मुसलमान की फीलिंग, मुझे याद नहीं कि मेरे बचपन में कोई हिंदू मुसलमान की फीलिंग रहती हो, और ना है। ये मैं आपको बताऊं कि ये सियासी चीजें हैं, ये बयानबाजी के जरिए किसी खास मकसद को हासिल करने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। आज भी आम हिंदू और आम मुसलमान, अभी होली गुजरी है, तमाम मुबारकबाद लोगों ने दी, एक दूसरे को मिले, उससे पहले ईद होती है, दूसरी चीजें होती हैं, दूसरे फेस्टिवल हमेशा वो तो वैसे ही मिलजुल करके रहते हैं यहाँ पर। बिल्कुल ठीक है। ये जो प्रवीण शंकर कपूर साहब, वक्त वक्त पर जो है हम देखते हैं कि जो सेकुलरिज्म की डेफिनेशन है वो बदलती रहती है, या बदलने की उसको कोशिश की जाती है कि भाई इसको बदल दीजिए। दरअसल असल सेकुलरिज्म तो यह है, हर कोई अपनी तरफ से उसको गढ़ देता है। तो आपको लगता है कि अभी जिस तरीके से सियासत आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से मुल्क आगे बढ़ रहा है, वहां पर जो है वो सेकुलरिज्म की डेफिनेशन भी कुछ लोगों ने अपने हिसाब से बदलने की कोशिश की है? ये वही लोग हैं, दोनों तरफ वही लोग हैं जिनके दिमाग में एक अपना एजेंडा रहता है, वो सेकुलरिज्म की बात बदलते हैं। वरना सेकुलरिज्म कोई चीज ही नहीं है। चीज है गंगा जमनी तहजीब, जिसका सभी लोगों ने जिक्र किया है जी, और वही इस देश का एक सिद्धांत है जिस पे हम सब लोग हमेशा से साथ रहे हैं और साथ रहेंगे। मगर मैं एक चीज में बड़ा डिफर करता हूं। हमारे इलियास मलिक साहब ने एक बात कही कि हमारा बचपन बड़ी शांति से गुजरा, कभी हिंदू मुस्लिम की बात का एहसास नहीं होता था। यहां मैं इनसे डिफर करूंगा, थोड़ा सा ये ईमानदार होकर बात करें। ये पिछले 10-15 साल में इस देश में बार बार मजहबी दंगे होने बंद हुए हैं। उससे पहले जब आपका बचपन रहा था, तो माफ कीजिएगा, आपका बचपन आपको पूरा हर 6 महीने बाद अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, भागलपुर, दुनिया भर के हाँ, और दंगे हुए एक जगह थी ये साहब, मोदी की सरकार आने से पहले, मोदी की जो गुजरात राज्य की सरकार थी, मुरादाबाद उसको आने से कानपुर पहले हुए, एक जगह हाँ। थी कल्लूपुरा। वो कल्लूपुरा इस देश, पता नहीं कहाँ है वो कल्लूपुरा, मैं कभी मगर उस कल्लूपुरा का नाम आप और मैं बचपन से अखबारों में पढ़ते थे कि हर 6 महीने बाद कोई मजहब का कोई त्योहार आया और कल्लूपुरा में कर्फ्यू आया। तो आपको एक बात माननी पड़ेगी कि जो वो कांग्रेस का राज था ना, जिसमें आप बहुत सुरक्षित महसूस करते थे खुद में, दंगे ज्यादा वही हुए, आपको सबसे ज्यादा दंगे फेस करने कांग्रेस पड़े। और बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं। नहीं, मैं मैं भी आपको बात एक बात नहीं कर नहीं, रहा। एक मिनट सुन मैं लीजिए। आपको बात ये नहीं, कहना आपने एक चाहता बात हूं कही तो मैं आपको कि इस जवाब दे देश दूं। में जब से मैं आपको एक भारतीय बात का जनता जवाब पार्टी दे दूं का कि मैं पॉलिटिकल उस ग्राफ वक्त ऊपर जो गया दंगे है, होते तब थे, वो से इस लोकलाइज देश में होते थे। दंगे बंद हो गए। उस वक्त जो दंगे होते थे, दंगे, अब लेकिन शक्ल लोकलाइज बिगड़, होते थे। शक्ल आज बदल गई है दंगों हाल की, ये शक्ल है बदल कि गई आज है। एक बयान होता है तो पूरे हिंदुस्तान में उस बयान पे डिस्कशन होता है। अच्छा, उस वक्त एक चीज बात और, नहीं होती, ठीक है, उस वक्त ये माहौल नहीं होता। अफजल आज साहब, जो माहौल पैदा हो गया। ये जो माहौल गर्माता है, कोई एक बयान देता है, किसी ने पहले ये होता था, जैसे इन्होंने कहा भाई शांति से गुजरा है, चूंकि लोगों को पता नहीं चलता था हो क्या रहा है। आपको लगता है कि मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, या तमाम तरह की इस तरह के जो माध्यम हैं, उनकी वजह से कई बार फायदा होने की बजाय नुकसान भी ज्यादा हो रहा है? बिल्कुल सही, नुकसान होता ही, बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले इनकी एक जवाब दे दूं कि जब भाजपा की बात हो रही, भाजपा 40-60 साल तक मुसलमान कांग्रेस साथ रहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुसलमान आपके साथ, क्योंकि भाजपा के आप नेता हैं, एक पार्टी के रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, और एक बहुत बड़े चैनल पे आप हैं, तो मैं आपसे ये आज इस चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूं कि आप मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए क्या करना चाहते हैं? जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, जहां हक देने की बात आती है वहां देते नहीं है, मुसलमान का वोट चाहते हैं। नंबर एक में क्या हक नहीं दिया मैं अभी तो सबसे बात तो एलैबोरेट कीजिए कि क्या हक मैं हाँ, बोल जनरलाइज मत कीजिए उसको, भाई तो मैं बोल रहा हूँ, आप तो सीधे सीधे जो मुस्लिम बच्चों को आते पढ़ाई के लिए सोशली इकोनॉमिकली और एजुकेशनली वीक है, बैकवर्ड से ज्यादा माना गया, दलित से ज्यादा माना गया। अब सबसे बड़ा तो हक मुसलमानों को अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का MIT नंबर 1। बिहार के चुनाव छीना कहाँ है अभी? वो कोर्ट में मैटर है, वो कोर्ट में लेकिन जो सरकार ने एफिडेविट दिया आप साथ चाहते हैं कि मुसलमान आ जाए। बिहार हर वो पार्टी मुसलमानों को अपने आबादी के मुनासिबत से टिकट देती है। आप बिहार के 243 सीट में सिर्फ 2 मुसलमानों को टिकट दे रहे हैं और फिर कहते हैं मुसलमान आ जाए। कैसे मुमकिन है? आप उसको लेना चाहते हैं तो उसको भी दीजिए, हम दीजिए, आपके साथ आएगा। और ईमानदारी से जो है वो उनको बुलाइए अपने पास। यही ठीक है, आपने खोट है जिसके चलिए वक्त हो गया।
एक दूर और हो ब्रेक रहा का वक्त हो गया, एक और ब्रेक का। बहुत जल्द हाजिर होंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की बयानबाजी करने वाले लीडर्स को किस तरीके से मजा चखाया जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारे मसाइल। बात हो रही है कुछ लीडर्स की, गिने चुने लीडर्स की, चुनिंदा लीडर्स की बयानबाजी की। क्या नुकसान होता है और वो बयानबाजी ऐसी क्यों करते हैं, किस तरीके से अलग अलग कम्युनिटी को अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश की जाती है। नुकसानात जो हैं वो बहुत सारे होते हैं और वो नुकसान सिर्फ एक कम्युनिटी को नहीं होते बल्कि पूरे मुल्क को होते हैं ज़ाहिर तौर पर। अब सवाल ये उठते हैं कि कैसे इन लीडर्स को रोका जाए, जो नुकसान है उसको कैसे कम किया जाए। इलियास मलिक साहब, क्या लगता है आपको, क्या वो इक़दामात हैं जिन्हें उठाने की ज़रूरत है और जिसकी वजह से ये जो नुकसान होता है उसको रोका जाए या रोका जा सके? देखिए, रोका जाने के लिए, चूंकि ये जो बयानात आते हैं ये सियासी लीडरान की तरफ से आते हैं, इसलिए इसका जवाब तो पब्लिक ही देगी और पब्लिक जाहिर सी बात है कि वो देती भी है। अगर आप पिछले इलेक्शंस को देखें तो उसमें बहुत सी पार्टीज को इस तरह के जवाबात मिल चुके हैं। लेकिन मैं जो अभी बात हो रही थी कि भाई पार्टीज की, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ज़रूरत इस वक्त उन पार्टीज को भी सोचने की है और वो पार्टीज अगर किसी कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहती हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर जिक्र आया मुसलमानों के वोटों का, तो मुसलमानों के लिए किस पार्टी के पास क्या प्रोग्राम है उन पार्टीज को भी पेश करना चाहिए। बिल्कुल सही है। और इसके अलावा अभी जिक्र आया ओवैसी साहब की पार्टी का, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ओवैसी साहब जो हैं वो अगर वाकई मुसलमानों के हमदर्द हैं तो उन्हें चाहिए कि वो मुसलमानों के जो मसाइल देरीना हैं उनको एड्रेस करें, बढ़ाएं नहीं, उस पे बताएं कि भाई हम ये प्रोग्राम है और इस मसले को लेकर हम ये लड़ाई लड़ेंगे, ये हुकूमत से मुतालबा करेंगे। और पॉजिटिव डायरेक्शन में मैं ये समझता हूं वो हो या कोई सियासतदान हो या कोई पार्टी हो, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेगी तो लोग उसके साथ आएंगे और इसी में मुल्क का फायदा है। जो लोग भी बात करते हैं, सही बात यह है कि मुल्क का सच्चा हमदर्द वही है जो मुल्क में रहने वालों की भलाई सोचे और मुल्क की तरक्की सोचे। क्या कहेंगे परवीन शंकर कपूर साहब, ये पार्टियों की जो है मीटिंग्स होती हैं और जैसे आपने कहा कि भाई अंदरूनी मीटिंग होती है, वहाँ पर इस तरह की बातें होती हैं और धमकाया जाता है लोगों को, जो है वो कहा जाता है कि भाई, या लीडर्स को कहा जाता है कि ऐसी बयानबाजी मत कीजिए। क्या सिर्फ यही कह देना बहुत है या फिर जो है वो जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं उनके खिलाफ जो है वो एक एक्शन ले करके कोई एक मैसेज देना भी ज़रूरी है या फिर कानून बनना चाहिए ऐसा? हालांकि कई बार हमने देखा है, चाहे वो वैसी के छोटे भाई हों उनको भी जेल जाना पड़ा, दूसरे लोगों को भी जेल जाना पड़ा बयानबाजी की वजह से। क्या जो है वो कानून को सही तरीके से अपना काम करने की ज़रूरत है? कानून का डंडा होना मजबूत वो बहुत ज़रूरी है। निश्चित तौर पे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज, वो कोई भी पार्टी हो, चाहे मेरी पार्टी हो या कोई दूसरी पार्टी हो, पॉलिटिकल पार्टी के लोग कुछ ना कुछ चुनावों को ध्यान में रखते हुए बोलते हैं ऐसा जो देश की फिजा को खराब करता है। इसलिए निश्चित तौर पे कोई ना कोई, मैंने पहले एक और मसले में भी आपके यहाँ कहा है कि ऐसा कुछ ना कुछ मैकेनिज्म इस देश में बनना चाहिए जहां पॉलिटिकल व्यक्ति ने अगर कुछ बोला है तो उसे एक, जैसे चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन आ जाता है, ऐसे ही कोई बॉडी होनी चाहिए जो ऐसे बयानों पे देखे और जो व्यक्ति एक से अधिक बार ऐसी बात रिपीट करता है उसको 6 साल के लिए कम से कम चुनावी राजनीति से डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सब किया तो चुनावी राजनीति के लिए जाता है। बिल्कुल ठीक है। क्या कहेंगे साहब, क्या कुछ जो है वो इक़दामात हो सकते हैं जिनकी वजह से ऐसे लीडर्स के ऊपर पाबंदी लगे? बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह के चाहे जिस किसी पार्टी के लोग हों और जैसे समाज टूटता हो, देश टूटता हो, समाज में फिरकापरस्ती बढ़ती हो, वो उसे रोकने के लिए जो भी अच्छे इक़दाम उठाने की जरूरत पड़े उठाना चाहिए। अब बिल्कुल मैं बात से मुत्तफिक हूँ, हालांकि ये बड़ा लेंदी प्रोसेस होगा, लेकिन ऐसा कोई ठोस कदम हो, जैसे कोई बयान देता फ़ौरन, आप पार्टी विरोधी गतिविधि होती है तो फ़ौरन 6 साल की डिस्चार्ज करते हैं, फ़ौरन इमीडिएट एक्शन अगर ले लिया जाए, सभी पार्टियां जो सभी है अपनी किस तरह के, लेकिन अगर पार्टी का सरबराह, जो देश अगर पार्टी का हेड ही बयान देगा तो उसको हटाएगा कौन? फौरन ये एक्शन लिया जाए तो मैं समझता हूं कि इस तरह की बयानबाजी में कमी आएगी और लोग डरेंगे। ठीक है शकील-उज़्ज़मान अंसारी साहब, एक तो ये है कि भाई वो पार्टी से निष्कासित उसको कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, लेकिन अगर पार्टी का, किसी भी पार्टी का हो सकता है वो, अगर जो हेड है वही इस तरह की बात कर रहा है तो उसको कौन निकालने की जो है वो जरूरत करेगा, कौन हिम्मत करेगा? एक तो सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि क्या जो है वो आम आदमी है, उन्हीं को थोड़ा सा और ज़्यादा अवेयर और चौकन्ना रहना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि ये मेरा दोस्त है या दुश्मन है या इसके पीछे का मकसद क्या है। अब ज़्यादा जिम्मेदारी जो है आम आदमियों के ऊपर है। आपकी दूसरी बात बहुत सही है। सबसे पहली बात यह है जो आपने पहले बताई, पार्टियों को,
तो पार्टियां तो वोट लेने के लिए काम खास बिल्कुल ठीक है। मकसद के तहत वो खुद कर रही हैं, वो एक्सपेल क्यों करेंगी किसी को। और जब आप हेड की बात करते हैं तो अभी हम किसी हेड का सुना था कि फुलझड़ी, दूसरे चुनाव इस मुल्क में फुलझड़ी छूटेगी पाकिस्तान में। तो अब ये सब कुछ होना नहीं है। होना यही है जो मैंने पहले सेगमेंट में कहा था, और फिर दोबारा आखिर में इस बात को रिपीट करते हैं कि इल्म का प्रचार इतनी तेजी से किया जाए कि अवाम को समझ में आ जाए कि ये धर्म के नाम पर, जात के नाम पर वोट मांगने और बांटने का जो काम है बेदारी जो है वो बहुत पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है। बस इल्म होगा तभी ये होगा। इल्म से होगा, और इसके लिए मूवमेंट चलाने की ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है कि ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। तो हम समझते हैं कि पॉलिटिकल एलीट क्लास, बिल्कुल अवाम ठीक तो हैं, पॉलिटिकल एलीट क्लास कम से कम आगे आए इस काम के लिए, चाहे उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सब लोग, सिख सबको हो, आगे आना है। ईसाई चलिए हो, चलिए कि बहरहाल, पॉलिटिकल एलीट क्लास इस तरह के बातों को रिजेक्ट करेंगे तो बात जाहिर सी बात है। मिनिमाइज। चलिए आप सब लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका, आपने प्रोग्राम देखा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर तौर पर किसी के झांसे में मत आइए, अपना दिमाग लगाइए, अपनी अकल लगाइए। और जहां तक लीडर्स हैं उनके लिए यही कहेंगे कि भाई तोड़ने की बात मत कीजिए, जोड़ने की बात कीजिए, मुद्दों को बढ़ाइए मत, मसलों को बढ़ाइए मत, मसलों को हल कीजिए। आपने प्रोग्राम देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।